नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं टीजीटी, पीजीटी, नीट बायोलॉजी प्रैक्टिस सेट। चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। रानीखेत बीमारी संबंधित है। ये रानीखेत बीमारी मुर्गी पालन से संबंधित है। मुर्गियों में होने वाली मुर्गियों में ये वायरस से होने वाली बीमारी है। किससे? वायरस या विषाणु से होने वाली। इसमें मुर्गियों के चूजों का मुंह जो है वो खुला सा रह जाता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। ऐसे रोग से ग्रसित मुर्गियों को या उनके चूजों को जला देना चाहिए या ज़मीन में गाड़ देना चाहिए ताकि अन्य मुर्गियां इससे प्रभावित ना हो सकें। एक मनुष्य काफ़ी समय से भूखा है, इसके मूत्र में असामान्यता पाई जाती है। जो व्यक्ति भूखा होगा, हमें उस व्यक्ति को ऊर्जा नहीं मिल पाएगी, और जब ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है? भोजन से। तो ऐसी स्थिति में हमारे शरीर में क्या होता है? ग्लाइकोजन विघटित होगा, और ग्लाइकोजन विघटित होकर के हमें ऊर्जा देगा। तो इसमें कीटोन्स की निर्माण हो जाता है और कीटोन्स की मात्रा हो जाएगी। किसकी मात्रा हो जाएगी? कीटोन्स की। तो ऑप्शन हमारा बी चला जाएगा सही। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। यूग्लिना में आहार सामग्री के रूप में संचित होता है। यूग्लिना में आहार सामग्री के रूप में पैरामाइलान कणिकाएं होती हैं। यूग्लिना एक ऐसा जंतु है जो फोटोसिंथेसिस क्रिया भी करता है और फोटोसिंथेसिस क्रिया के साथ साथ जंतुओं की तरह भी भोजन ग्रहण करता है। अगला क्वेश्चन है, यदि वयस्क शशक में अग्नाशय में अल्फा कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाए तो प्रभावित होगा प्रोटियोलिसिस, साइटोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोजेनोलिसिस और ग्लाइकोजीनोलिसिस। अभी हम बता चुके हैं कि जब व्यक्ति भूखा होता है तो ग्लाइकोजन जो है वो विघटित हो जाता है। इस क्रिया को हम ग्लाइकोजीनोलिसिस कहते हैं। तो ये जो है ग्लाइकोजीनोलिसिस, क्वेश्चन नंबर 32 का हो जाएगा ग्लाइकोजीनोलिसिस। अगला क्वेश्चन है, टेस्टोस्टेरॉन का स्रावण होता है। टेस्टोस्टेरॉन एक नर हार्मोन्स है और इससे नरों में कामुकता बढ़ती है, और इसका स्रावण लेडिंग कोशिकाओं से होता है। इनको हम अंतराली कोशिकाएं भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतराली कोशिकाएं भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आपको कहा गया है कि ऐसे रोगी का रक्त लेना है और उसे रक्त कणिकाओं तथा प्लाज्मा विश्लेषण के लिए प्रश्नावली में रखना है। आपको 4 प्रकार की प्रश्नावलियाँ दे दी गई। इनमें से किस प्रश्नावली को आप उपयोग नहीं करेंगे? तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट से युक्त, शीतलित, हिपैरिन युक्त, सोडियम ऑक्जेलेट से युक्त। अब हम इसमें उपयोग किसका नहीं करेंगे और क्यों नहीं करेंगे? इसमें हम कैल्शियम बाइकार्बोनेट से युक्त प्रश्नावली का उपयोग नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि कैल्शियम बाइकार्बोनेट रक्त की स्कंदन क्षमता बढ़ा देता है। जब रक्त की स्कंदन क्षमता बढ़ जाएगी तो हम उसकी टेस्टिंग कैसे कर पाएंगे? जाँच कैसे कर पाएंगे? अंतरांगों की अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करने वाला तंत्र है, तो ये स्वायत्त तंत्रिका तंत्र होता है। क्यों? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के 2 भाग होते हैं, एक तो अनुकंपी और दूसरा होता है परानुकंपी। चलिए अगला है, किसी मरीज को मुख्यतः अधिक मांस, मसूर, दूध, अंडे का सेवन करने की सलाह दी जाती है। पीड़ित व्यक्ति किस रोग से पीड़ित होगा? तो देखिए इसका भी तो विटामिन सी की कमी से होगी। रक्ताल्पता, विटामिन B12, सिकल सेल एनीमिया जिसे कहते हैं या एनीमिया कहते हैं। रिकेट्स, हड्डियाँ टेढ़ी हो जाती हैं, विटामिन डी की कमी से होता है। क्वाशरकोर रोग होगा उसको। ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपीमार्फोसिस का तात्पर्य है पुराने अंगों का खत्म हो जाना। कोई बातें नहीं हुई है, तो क्वेश्चन पहले से गलत हो गया। ये किसी खोए हुए भाग का यही भाग ऑप्शन सही है। किसी खोए हुए भाग का निर्माण होता है तो उसको एपीमार्फोसिस कहते हैं। प्रोटीन और आरएनए संश्लेषण किस प्रावस्था में होता है? प्रावस्थाएं कितनी होती हैं? देखिए आपको हम दिखा देते हैं। पहला होता है जीवन प्रावस्था, इसके बाद में यस फेस, यस प्रावस्था, फिर G2 और यम। अब जीवन प्रावस्था में क्या होता है? दोबारा लिख लेते हैं सही तरीके से। जीवन और यस और G2 और यम प्रावस्था है। जीवन प्रावस्था में प्रोटीन और आरएनए संश्लेषण होता है। प्रोटीन का और किसका? आरएनए का संश्लेषण होता है। यस प्रावस्था में डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का संश्लेषण होता है। और G2 प्रावस्था में सूत्री विभाजन की तैयारी होती है। यम फेज में सूत्री विभाजन होता है, संपन्न होता है। तो ऑप्शन हमारा जीवन प्रावस्था कहाँ पर है? जीवन प्रावस्था में क्या दिया है?
कि RNA और प्रोटीन का संश्लेषण, यही पूछ भी रहा है प्रोटीन वाला संश्लेषण, तो ये जीवन प्रावस्था, ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्नाशय का अंतःस्रावी भाग स्रावित करता है। अग्नाशय एक ऐसी ग्रंथि है जो अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों है, तो इसमें अंतःस्रावी भाग क्या स्रावित करता है? अग्नाशयी रस, ये बहिस्रावी ग्रंथि करती है। अग्नाशयी रस, बहिस्रावी, अग्नाशयी, तीनों गलत हो गए। एक ही ऑप्शन से तीनों, एक ही अग्नाशय रस से ही तीनों गलत हो गए, यही बचा है। अब इसको देख लीजिए, इसमें अल्फा, बीटा और गामा 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। कौन कौन सी 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं अग्नाशय में? अल्फा, बीटा और गामा। सॉरी, अल्फा ये गलत बना हुआ, अल्फा ऐसे बनता है। तो अब देखिए, अल्फा कोशिकाएं क्या करती हैं? अल्फा कोशिकाएं जो हैं वो ग्लूकेगॉन का स्रावण करती हैं, और बीटा कोशिकाएं इंसुलिन का स्रावण करती हैं, और गामा कोशिकाएं सोमैटोस्टेटिन, किसका? सोमैटोस्टेटिन का स्रावण करती हैं। तो अब इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन हमारा हो जाएगा इंसुलिन तथा ग्लूकेगॉन। ग्लूकेगॉन किससे होता है? अल्फा कोशिकाओं से, इंसुलिन बीटा कोशिकाओं से, और सोमैटोस्टेटिन गामा कोशिकाओं से। अग्नाशयी रस बहिस्रावी भाग से होता है, यहाँ अंतःस्रावी भाग की बात की गई है। 64 संभाव्य कोडान में से एमिनो अम्ल के लिए कितने कोड होते हैं? 64 कोडान होते हैं, उनमें से 3 कोडान ऐसे होते हैं नॉनसेंस, तो कितने बचे? 61, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 3 कोडान कौन से होते हैं? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट की संज्ञा दीजिए। हम बता दें आपको कि 3 जो कोडान्स होते हैं जो किसी एमिनो अम्ल के लिए कोड नहीं करते हैं, वो कौन से होते हैं, उनको लिख लीजिए। वो होते हैं उग, उगा और उआ, ऐसे याद कर लीजिए। 3 ये होते हैं, इनको समापक कोडान, समापन कोडान, नॉनसेंस कोडान, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। नॉनसेंस कोडान आ जाए तो भी ये 3 है, समापन कोडान आ जाए तो भी ये 3 है, और ये किसी भी एमिनो अम्ल को कोडित नहीं करते हैं, तो ऑप्शन हमारा चला जाएगा 61। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त समूह में एवीयू प्रणाली में यदि किसी व्यक्ति को दोनों प्रतिजन मौजूद हो तथा प्रतिरक्षी एक भी ना हो तो उस व्यक्ति का रक्त समूह क्या होगा? सिंपल सा ऑप्शन है, कल के वीडियो में बताया था मैंने आपको कि ए भी होगा। आगे बढ़ते हैं, कम वेग पर अपकेंद्र की क्रिया में कौन सा कोशिकांग तलछट में बैठ जाएगा? सबसे पहले कौन सा कोशिकांग तलछट में बैठ जाएगा? तो केंद्रक सबसे पहले बैठ जाएगा, केंद्रक के बाद में माइटोकॉन्ड्रिया बैठेगा, फिर गाल्जी काय बैठेगा, फिर राइबोसोम बैठेगा, ये क्रम होता है इसका। चलिए अगला, शुक्राणु का परिपक्वन होता है। शुक्राणु का परिपक्वन एपिडिडाइमिस में होता है। कहाँ होता है? एपिडिडाइमिस में, क्योंकि वृषण की जो प्रत्येक शुक्र नलिका होती है वो एक पतली पतली नलियाँ होती हैं, और इन नलियों को हम क्या कहते हैं? वास एफेरेंसिया कहते हैं, वास एफेरेंसिया, वास एफेरेंसिया कहते हैं। और वास एफेरेंसिया वृषण के बाहर एक कैसा बनाती है? ऐसा करके जाल, लूप जैसा बना लेती है, जाल बना लेती है, और जो जालिका होती है वो कहाँ पर होती है? एक मोटी कुंडलित नली निकलती है वहाँ से, अधिवृषण, इस तरीके से कंडीशन होती है। ऐसे ही वृषण रहा, और यहाँ से ऐसे ही वृषण कोश में रखे होते हैं वृषण, ये वृषण कोश है, इसमें वृषण रखा हुआ है, और यहाँ से इस तरीके से ऐसे निकलती हैं, यहाँ पर एक मोटी सी लाइन बना करके ये चली जाती है शुक्राणु नलिका। तो यहाँ पर ये परिपक्वन इसका होता है एपिडिडाइमिस में, तो ऑप्शन आपका चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एपिडिडाइमिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका सिद्धांत के प्रतिपादक थे जाने माने, आप सबको पता है, स्लाइडेन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया था, लेकिन कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। चलिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक फैसियोला हेपेटिका का लार्वा नहीं है? फैसियोला हेपेटिका का लार्वा हेक्साकैंथ नहीं है, हेक्साकैंथ, बाकी जो है फैसियोला हेपेटिका के लार्वा हैं
अब हम आपको बता दें कि फैसियोला हेपेटिका का प्रथम लार्वा जो होता है मेरासीडियम लार्वा होता है। मेरासीडियम इसमें ऑप्शन डी है और ये 8 घंटे के बाद बनता है। मेरासीडियम लार्वा में क्या होता है, ऐसा मेरासीडियम लार्वा सीलिएटेड लार्वा हो जाता है ऐसा करके, ठीक है। और फिर ये 2 होस्ट घोंघा यानी स्नेल को लेता है। यहाँ ये कहाँ से बनता है, या तो मनुष्य होगा या फिर कैटल्स होते हैं। और फिर घोंघा में 2 लार्वा होते हैं इसकी जो स्नेल के अंदर, एक रेडिया होता है एक सर्केरिया होता है। सर्केरिया तो रेडिया और सर्केरिया, तो सर्केरिया अवस्था या मेटा सर्केरिया अवस्था जो है ये इसमें अटैक करती है, प्रवेश करती है कैटल्स या ह्यूमन में। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन आपका सही हो जाएगा हेक्साकेंथ। वायुमंडल में CO2 की सांद्रता होती है 0.03, अब आपको मिलेगा 0.04, बढ़ गई है पहले से। प्राकृतिक चयन का मतलब क्या होता है, बेहतर अनुकूलनशीलता, बेहतर अस्तित्व नहीं, यही होगा बेहतर अनुकूलनशीलता, कम अनुकूलित उन्मूलन, उपरोक्त सभी, ये सब तीनों ऑप्शन गलत हैं। होता क्या है प्राकृतिक चयन, जैसे प्रकृति के या वायुमंडल के अनुकूल अपने आप को ढाल लेना और वो निरंतर जीव जो है विकसित हो जाते हैं, ये प्राकृतिक चयन होता है। सूत्रण रोग किसे अधिक लेने के कारण होता है, ये अल्कोहल के अधिक लेने से कारण होता है सूत्रण रोग, इसको सिरोसिस भी कहते हैं। एम्फीऑक्सिस संबंधित है, किससे संबंधित है एम्फीऑक्सिस, एम्फीऑक्सिस का संबंध है सिफेलोकार्डेटा से, क्योंकि ये सिफेलोकार्डेटा संघ का उपसंघ का प्राणी है। अगला है कौन सी लार्वल अवस्था सिस्टोसोमा के जीवन चक्र में नहीं होती है। अभी आपको लिवर फ्लूक की बताई गई थी, ठीक है, और इसको हम क्या कहते हैं, ब्लड फ्लूक कहते हैं सिस्टोसोमा को। तो इसके जीवन चक्र में रेडिया अवस्था नहीं होती है, ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। अगला है विविपेरी और वातपुटीधर की उपस्थिति के लक्षण हैं। विविपेरी होता क्या है, विविपेरी का मतलब होता है जो बीज मात्र पौधे में लगे हुए हों तभी उनमें अंकुरण हो जाए, और वातपुटीधर जो वायु छोटे छोटे वायु के लिए वो निकल आते हैं, हवा सांस लेने वायु लेने के लिए जड़ों से, तो उसको जो हम वातपुटीधर कहते हैं। तो ये लवणोद्भिद के लक्षण हैं। लवणोद्भिद में जड़ें इस तरीके से ऐसे जड़ें होती हैं लवणोद्भिद पौधों में, फिर बाहर ये ज़मीन से बाहर निकल आती हैं जड़ें इस तरीके से, श्वसन मूल इनको कहते हैं। और इन्हीं में जो है विविपेरस होते हैं, क्योंकि पौधे के मात्र पौधे में लगा हुआ फल उसके अंदर ही अंकुरण हो जाता है, तो ये विविपेरी कहलाते हैं। जेट्रोपा कर्कस जो कि बायोडीजल का पौधा है, जेट्रोपा कर्कस में आपने पेपेबरेसी यानी डीजल का पौधा जेट्रोपा तो देखा होगा, अगर नहीं देखा होगा तो अरंडी का पौधा देखा होगा, जिसको हम सामान्य भाषा में अंडी कहते हैं। तो ये इनसे बायोडीजल प्राप्त किया जाता है। जेट्रोपा यूफॉरबिएसी कुल का पौधा है, किस कुल का पौधा है, यूफॉरबिएसी कुल का। द्विनिषेचन प्रक्रम को सर्वप्रथम बताया था, द्विनिषेचन प्रक्रम सबसे पहले नवासिन ने बताया था द्विनिषेचन प्रक्रम। तो इसका आंसर चला जाएगा सी, नवासिन कहाँ पर है, सी चला जाएगा। द्विनिषेचन होता क्या है, ये जो है होता है एक इसमें जो है भ्रूणकोश में ये दोबारा बना रहे हैं भाई, इस तरीके से ये अंड कोशिका होती है और इसकी ये सहायक कोशिकाएं होती हैं। ऊपर होती हैं एंटीपोडल सेल्स 3, बीच में 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। तो जो नर के आता है परागकड़ी, तो वो इसको जो है फ्यूज कर देता है, एक और क्या बनाता है, जाइगोट, क्या बनाता है, जाइगोट। लेकिन इसके साथ साथ इस पोलर न्यूक्लियाई को फ्यूज करता है, इसको हम डबल फर्टिलाइजेशन या द्विनिषेचन कहते हैं। सबसे पहले नवासिन ने इसको बताया था, तो ऑप्शन सी लॉक कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में क्राउन गॉल रोग उत्पन्न करता है। क्राउन गॉल रोग एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस
उत्पन्न करता है। क्राउन गॉल रोग क्या है? ये एक राड के आकार का ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होता है जो मिट्टी में पाया जाता है, उसके द्वारा होता है। तो ये बैक्टीरियल रोग हो गया। और ये पौधों में होता है। अगला क्वेश्चन है शीत परिरक्षण इसके लिए उपयोगी होता है। शीत परिरक्षण यानी सर्दी में कम टेम्परेचर में किसी चीज़ को सुरक्षित रखा जाए तो इसमें बेर का भी परिरक्षण किया जाता है, जीवित कोशिकाओं का भी और भ्रूण का भी। तो उपयुक्त सभी ऑप्शन डी लॉक कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्धी भाग में ज़्यादा निवेशित करने वाले समुदाय कहलाते हैं आर स्टेटजेंट कहलाते हैं। वर्धी भाग मतलब जो भाग बढ़ रहा हो। अर्धसूत्री विभाजन के किस चरण में विनिमय होता है? तो अर्धसूत्री विभाजन के किस चरण में विनिमय होता है? तो ये पैचिटीन अवस्था में होती है। पैचिटीन अवस्था को हिंदी में क्या कहते हैं? स्थूल पट्ट अवस्था विनिमय होता है। और डिप्लोटीन अवस्था, डिप्लोटीन अवस्था में कीएज मेटा बनता है। किसमें? डिप्लोटीन अवस्था में कीएज मेटा बनता है। सॉरी, कीएज मेटा को सीएच से लिखते हैं। डिप्लोटीन अवस्था में कीएज मेटा बनता है। और लेप्टोटीन अवस्था में क्रोमेनिमेटा बनता है। क्या बनता है? क्रोमेनिमेटा बनता है। और जाइगोटीन अवस्था में गुणसूत्रों का पेयर बनता है, जोड़ा बनता है। तो ये चारों ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, चारों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनको नोट कर लीजिए। इनमें से कौन सा विश्व प्रसिद्ध पुरावनस्पति शास्त्री है? आपको पता है कि लखनऊ में प्रोफेसर वीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियोबॉटनी की स्थापना की है। इसके बाद में निम्नलिखित में कौन सी मृदा में सर्वाधिक जल होता है? देखिए इसका क्रम होता है, सर्वाधिक जल कौन सी मृदा में होता है? तो मृत्तिका में सबसे अधिक होता है। मृत्तिका यानी 1 नंबर इसको दे दिया जाए। और मृत्तिका के बाद में सिलिट होती है। सिलिट कहाँ गई? ये हुआ। सिलिट को 2 नंबर दे दिया जाए। और सिलिट के बाद में दोमट और फिर बलुई। तो सबसे ज़्यादा किस में होती है? मृदा में सर्वाधिक जल ज़्यादा, हाँ तो इसमें होती है। बलुई में सबसे कम होती है, मृत्तिका में सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट, परागनलिका की ध्रुवीकृत वृद्धि में किस तत्व के निहित होने की जानकारी है? वह है परागनलिका की जो ध्रुवीकृत वृद्धि होती है उसमें कैल्शियम आयन होता है। किसकी जानकारी है? कैल्शियम की। क्यों? क्योंकि जो ध्रुवीकृत ग्रोथ है उसको वृद्धि करने में, यानी ध्रुवीकृत ग्रोथ करने में या परागनलिका को वृद्धि करने में कैल्शियम सहायक होता है। और पोटेशियम, मैग्नीशियम, सोडियम ये सहायक नहीं होते हैं। निम्नलिखित में से विधानिया सोमनीफेरा पादप के कौन से अंग को औषधि रूप में उपयोग किया जाता है? तो 61 का ये ऑप्शन चला जाएगा, जड़ का उपयोग किया जाता है। फल होता है अफीम वगैरह, इनका अफीम है, धतूरा है, इनका फल उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो ग्रीन हाउस प्रभाव में अत्यधिक योगदान देती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस है तो CFC भी ग्रीन हाउस, CH4 भी है, यानी मीथेन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। लेकिन सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस होता क्या है? जो वायुमंडल होता है और वायुमंडल में गर्मी को बढ़ जाना, यानी वायुमंडल के ताप को वायुमंडल से बाहर ना जाने देना, तो ये होता है ग्रीन हाउस प्रभाव। और जब ताप बाहर नहीं जाएगा तो यहाँ पर तापमान बढ़ जाएगा। आनुवंशिक अभियांत्रिकी द्वारा उत्पन्न पौधों से रसायन तथा औषध उत्पादन को कहते हैं। आनुवंशिक अभियांत्रिकी यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग, इनसे जो उत्पन्न होते हैं पौधे तो क्या होंगे? आणविक तो होंगे नहीं, कार्बनिक भी नहीं होंगे, कृषि खेती भी नहीं। तो ये वेश गुण विज्ञान हो जाएगा। इसको क्वेश्चन नंबर 63 का डी ऑप्शन। और इसको अंग्रेजी में कहते हैं फार्माकोलॉजी। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फार्माकोलॉजी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंडेटोक्लिक वातरंध्र। सिंडेटोक्लिक वातरंध्र जो है वो हैप्लोक्लिक वातरंध्रों से किस प्रकार भिन्न है? तो क्वेश्चन नंबर 64, इसका ऑप्शन चला जाएगा कि ये आकारिकी और एंटोजेनी दोनों में भिन्न होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। ऐसे वातरंध्र जो केवल निचली सतह पर ही सीमित रहते हैं। निचली सतह पर वातरंध्र किसमें? सहतूत प्रकार के होते हैं। सहतूत में
निचली सतह पर वातरंध्र होते हैं वाटर लिली में, ऊपरी सतह पर होते हैं, निचली सतह पर नहीं होते हैं। और ओट प्रकार, ओट में होता है जई, जई आप लोगों ने देखा होगा गेहूं जैसे पौधा होता है। जई में होता है दोनों प्रकार, दोनों तरफ जो है बराबर रंध्र होते हैं, ऊपर नीचे दोनों सतह पर। और पोटैटो प्रकार का जो होता है रंध्र, उसमें ऊपरी सतह पर कम रंध्र होते हैं और नीचे की सतह पर अधिक होते हैं। चलिए, नारियल और आम दोनों कैसे हैं? नारियल और आम ड्रूप्स फल होते हैं। ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा 66 में क्योंकि ये अष्टफल है। हेस्पेरियम, हेस्पेरियम कौन सा फल है? हेस्पेरियम ये बहुकोष्ठीय फल होते हैं। जैसे आपने देखा होगा इनकी फलवित्तियाँ मोटी हो जाती हैं और तेल ग्रंथियाँ होती हैं इनमें। तो संतरा है, मौसमी वगैरह, ये हेस्पेरियम होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। फर्न स्त्री धानी की ग्रीवा में प्रवेश करते समय पुमड़ प्रदर्शित करता है। फर्न जो है तो ये क्या प्रकाश को देख करके थोड़ा जाता है, तो प्रकाशानुवर्तन नहीं होगा। ताप को देख करके भी नहीं जाता, तापानुवर्तन भी नहीं होगा। जीव द्रव्य को भी देख के जीव द्रव्य से भी नहीं जाता है, तो ये रसायनानुवर्तन होता है। ऐसे रसायन को उत्पन्न करता है जिससे ये जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शैवाल विभाजन 3 मुख्य समूह में बटा है और जिनमें सुनहरा भूरा शैवाल, पीला हरा शैवाल और डायटम सम्मिलित हैं? तो 68 में है ये क्राइसोफाइटा। ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण, ग्लूकोज की पूर्ण ऑक्सीकरण की किस अवस्था के दौरान ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण किस अवस्था के दौरान एडीपी से एडीपी में बदल एडीपी से एटीपी के सर्वाधिक अणु बनते हैं? तो ये एटीएस में होता है, इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला के दौरान। ऑप्शन नंबर बी लॉक किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घास में जबरदस्त पुनरुत्पादक शक्ति होती है क्योंकि प्रधान उपजाति है, तेजी से बढ़ते हैं, निरंतर चला नहीं, राइजोमेट्स होते हैं। घासों में राइजोमेट्स होते हैं इसलिए बहुत जल्दी बढ़ती हैं। माइसेलियम रहित फफूंद होती है, ये सैकेरोमाइसिटीज ईस्ट वगैरह, ये कैसे होते हैं? माइसेलियम रहित होते हैं। अगला है, माइसेलियम होता है तंतुवत। किसके संश्लेषण में न्यूक्लियोलस शामिल होता है? तो न्यूक्लियोलस आपने देखा होगा केंद्रक के अंदर एक छोटा सा भाग न्यूक्लियोलस होता है और ये राइबोसोम या राइबोसोमल आरएनए के संश्लेषण में होता है। तो आरआरएनए ऑप्शन ए लॉक किया जाए 72 का। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, पैपेवर सोमनीफेरम का कौन सा भाग अफीम के निष्कर्षण में प्रयुक्त होता है? पैपेवर सोमनीफेरम, तो इसका बिना पका हुआ कैप्सूल होता है, इस तरीके से होता है, नीचे पौधा होता है और इस पर चीरा लगा दिया जाता है ऐसे करके, और उससे जो दूध या लैक्टस निकलता है उसको इकट्ठा करके अफीम प्राप्त कर ली जाती है। सिल्कुआ फल पाया जाता है, सिल्कुआ फल 74 में, तो ये किस में होता है? ब्रेसिका कंप्रेस्टिस में सिल्कुआ फल पाया जाता है। केवल माइक्रोपाइलर वाले सिरे पर बीज की अभिवृद्धि को क्या कहते हैं? जो माइक्रोपाइलर सिरा होता है उस पर जो बीज की अधिवृद्धि होती है तो उसको हम कहते हैं कैरकिल। क्या कहते हैं? कैरकिल। और ये यूफारबिएसी कुल के पौधों में पाई जाती है, ये इसकी प्रमुख विशेषता है। अगला है, टेरिडोफाइटस का मुख्य पौधा कैसा होता है? टेरिडोफाइटस का मुख्य पौधा होता है स्पोरोफाइट। अगला क्वेश्चन है, मुख्य पौधा बेजाड़ उद्भिद होता है, यानी स्पोरोफाइट किस में होता है? तो टेरिडोफाइटस तो अभी हम कह ही चुके। उसके बाद जिम्नोस्पर्म में होता है, ये देखो ब्रायोफाइटस में होता नहीं, ब्रायोफाइटस से ही तीनों ऑप्शन चले गए। अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोज्य पदार्थों के अवशोषण से संबंधित आंत की उपकला कोशिकाओं की सतह पर पाए जाते हैं। पाइनोसाइटिक वेसिकल्स नहीं पाए जाते हैं, गलत। फैगोसाइटिक वेसिकल्स नहीं पाए जाते हैं, जाइमेजन कण नहीं, सूक्ष्मांकुर बिलाई पाए जाते हैं। माइक्रोबिलाई ये क्या करते हैं? क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं, क्षेत्रफल बढ़ाने से अवशोषण की क्षमता
बढ़ जाती है। इस तरीके से जो नली होती है ऐसे करके, तो उस नली के अंदर इस तरीके से उभार निकले होते हैं ऐसे करके छोटे छोटे, इनको माइक्रोविलाई कहते हैं। ऐसे मान लीजिए ऐसे निकले होते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन C3 चक्र में पाया जाता है? C3 चक्र, रिडक्टिव कार्बोक्सिलेशन। तो C3 चक्र का नाम पहले सुन लीजिए, क्या क्या नाम होते हैं C3 चक्र के। C3 चक्र को, इसको हम केल्विन चक्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? केल्विन चक्र। और इसके बाद में इसमें होता क्या है, इसमें रिडक्टिव कार्बोक्सिलेशन की क्रिया होती है, जो ऑप्शन ए मैं आपको बता दिया। और एक ग्लूकोज के अणु के निर्माण के लिए 18 ATP और 12 NADPH2 का उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट, बीजांड काय के कुल अप्रयोगी भाग जो बीज में रह जाता है उसे क्या कहते हैं? बीजांड काय का कुछ ऐसा भाग होता है जिसका प्रयोग नहीं होता है और बीज में रह जाता है, उसको हम परिभ्रूण पोष कहते हैं। और ऐसा किन पौधों में होता है? खास तौर से ये अरंड, जो यूफॉर्बिएसी कुल का पौधा है, अरंड, और काली मिर्च में होता है। ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, काली मिर्च कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। और चुकंदर में होता है। अगला है आलू की पिछैती झुलसा रोग का कारण है। आलू में दो तरीके का झुलसा रोग लगता है, अगैती और पिछैती। तो और इसके दो ऑप्शन हैं, एक तो अल्टरनेरिया और एक फाइटोथोरा। अब इसको याद कैसे रखेंगे? अगैती भी आ से होता है, अगैती झुलसा, अगैती झुलसा रोग। और पिछैती जो है तो अल्टरनेरिया सैलानी से अगैती होता है और फाइटोथोरा इन्फेस्टेंस से पिछैती होता है। चलिए आगे, फ्यूनेरिया और रिक्सिया में महिला प्रजनन अंग हैं। फ्यूनेरिया और रिक्सिया में महिला प्रजनन अंग हैं। इनमें महिला प्रजनन अंग होते हैं आर्सिगोनिया और एंथ्रीडियम नर जनन अंग होते हैं। सबसे पहले किसने समझाया कि कोशिका की उत्पत्ति पूर्ववर्ती कोशिका से होती है? कोशिका की उत्पत्ति पूर्ववर्ती कोशिका से होती है, रुडोल्फ विर्चोव ने बताया था। और इन्हीं के आधार पर स्लाइडेन ओम स्वान, थियोडोर स्वानसन तथा स्लाइडेन ने कोशिका थ्योरी, सेल थ्योरी दी थी। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से क्या अभिप्राय है? डीएनए के नमूनों को, डीएनए प्रोफाइलिंग इसका नाम ही होता है, उसी से ये ऑप्शन सही हो गया। अगला है, क्वेश्चन आ नहीं रहा है स्क्रीन पर, 85 लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस जोड़े में एक हार्मोन तथा उसके अभाव के कारण होने वाले रोग को सही मिलाया गया? तो इसमें ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो होता है वो अंडोत्सर्ग को प्रेरित करता है। और बाकी ऑप्शन इंसुलिन, ये आपको दिख नहीं रहा होगा आगे। चलिए कोई बात नहीं, ये 85 क्वेश्चन हो गए, यही ऑप्शन इसका सही है। आगे मिलते हैं अगले वीडियो में फिर बची हुई प्रैक्टिस सेट के शेष क्वेश्चनों को लेकर के। तब तक के लिए